नमस्कार, स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, या फिर ये कहे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक बार फिर इसको लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो अंबेडकर के मान अपमान पर रोज घमासान चल रहा है। अंबेडकर के अपमान पर एक बार फिर सियासी घमासान मचा। अमित शाह के बयान पर भाजपा को कांग्रेस घेर रही थी। 26 जनवरी को बाबा साहेब की जन्मस्थली पर कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम। कांग्रेस की गलतियां भाजपा को पलटवार का मौका अब दे रही है। जीतू पटवारी के निवास की तस्वीर है, जहां गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो राहुल गांधी खड़गे की फोटो के नीचे नजर आ रही है। इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या बापू अंबेडकर से ऊपर हैं राहुल गांधी? इसके पहले भी इंदौर में जब बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी, जब जीतू पटवारी ने उनकी तस्वीर को अपने घुटने पर रखा था, तब भी बीजेपी के निशाने पर आया था और एक बार फिर उनकी तस्वीर को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इस तस्वीर ने कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि राहुल खड़गे दोनों अंबेडकर से ऊपर हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सवाल वही है कि कौन सबसे बड़ा अंबेडकरवादी। उससे पहले सुन लेते हैं राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस पर। हमारी जवाब दें कि राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी से ऊपर हैं क्या? यही तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है। कांग्रेस के मन के भाव ही यही है जो वहां पर चित्र में दिखाई देते हैं कि बाबा साहब का अपमान एक बार नहीं बार बार कांग्रेस ने किया है। गांधी जी के विचारों को, गांधी के नाम का दुरुपयोग किया, लेकिन गांधी के विचारों को कभी कुछ नहीं किया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से लेकर के उनके सम्मान तक, गांधी जी के विचारों से लेकर के उनके सम्मान तक जमीन पर उतारने का काम इन विचारों को किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी ने अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ कैसा मखौल उड़ाया था साइन करते हुए। अब एक और कृत्य सामने आया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस भवन में कैसे अंबेडकर जी की तस्वीर, बापू की तस्वीर नीचे और राहुल गांधी की तस्वीर उनके ऊपर, मतलब कि राहुल गांधी ज्यादा अहमियत रखते हैं बापू और अंबेडकर जी से। यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। महापुरुषों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो रोज बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी का अपमान करती है, फिर फर्जी खबरें फैला के झूठ बोलने का काम करती है। ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर, अध्यक्ष जी की चेयर, उसके ऊपर महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगी हुई है, साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगे हुए, और इनके सिर्फ तस्वीर ही नहीं, इनके विचारों को आत्मसात करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वो प्रोग्राम जो कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि जय भीम, जय संविधान, जय बापू का, जय बापू, जय भीम और जय संविधान का जो आयोजन रखा है, उस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई और जिस तरीके से अपमान उनके नेता अमित शाह ने कराए, उसके कारण जो बार बार जो झूठ फैलाने की कोशिश करी, पर जनता इसका जवाब देगी। तो तस्वीर पर तकरार चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का स्वागत करूंगी इस खास चर्चा में। शुरुआत रमेश जी आप ही से करना चाहूंगी कि एक बार फिर यही बताने की होड़ कि सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कौन। अब तस्वीर पर तकरार एक बार फिर जीतू पटवारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार बीजेपी को घेरते हैं इस मुद्दे पे और फिर कुछ ना कुछ बीजेपी ढूंढ लेती है। ऐसी ही कुछ स्थिति है कि वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और ये इस बार का मामला है वो तस्वीर का है कि राहुल गांधी और खड़गे जी की तस्वीर के नीचे महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है, जो कि अपमान है बीजेपी के हिसाब से। देखिए, मोटे तौर पर मुझे जहां तक लगता है, किसी व्यक्ति का नाम लेना और उस व्यक्ति के नाम के नारे लगाना
किसी की तस्वीर अपने कमरे में लगाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनको मानने वाला है। आपने एक शब्द लिया अम्बेडकरवादी, मुझे जो लग रहा है कि अम्बेडकरवादी कोई नहीं है। जैसे गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन गांधी जी की एक भी शिक्षा का पालन कोई राजनीतिक दल नहीं करता। ठीक उसी प्रकार अम्बेडकर जी जो बात करते थे, अम्बेडकर जी की एक लाइन कोई पालन नहीं करता। छोटा सा उदाहरण, अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे और जातिवादी जनगणना के अंबेडकर जी खिलाफ थे। इस समय जो राजनीतिक दल हैं सब जाति की बात कर रहे हैं कि हमने फला को लिया है, हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, हमने ये कर दिया, जाति की बात कर रहे हैं। दूसरा, अंबेडकर जी जो ये नशा बंदी के पक्ष में थे, वो चाहते थे कि शराब बंदी टोटल समाप्त की जाना चाहिए, ये उस पक्ष में थे। तो कुल मिलाकर के अंबेडकर जी जो बात करते थे, अंबेडकर जी बिल्कुल ये भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। पाकिस्तान के बंटवारे पर अंबेडकर जी कहते थे या तो पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, और अगर हो रहा है तो एब्सोल्यूट बंटवारा हो जाए। तो कितनी सारी ऐसी बातें थी जो अंबेडकर जी कहते थे, उनको कोई नहीं मानता। लेकिन बस फोटो को लेकर के कि आपने जी नहीं लगाया उस पर हमला हो रहा है, आपने फोटो वहां लगा लिया उस पर हमला हो रहा है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति कौन क्या कह रहा है। अब जैसे गांधी जी नशा मुक्ति के पक्ष में थे कि नशा एकदम बंद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं गांधी जी भी जातिवाद के बहुत विरुद्ध हुआ करते थे। लेकिन कुल मिलाकर के गांधी जी ग्राम स्वराज की बात थी, गांधी जी ने राम राज्य की बात की, कितनी सारी उन्होंने बातचीत की। तो गांधी जी का नाम भी लिया जाता है, अंबेडकर जी का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इन दोनों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर कोई राजनीतिक दल नहीं करता। केवल नाम की राजनीति होती है, और नाम की राजनीति के साथ उस समाज को भ्रमित करके अपना वोट की राजनीति होती है। जी निश्चित ही तस्वीर और नाम पर ही आप सियासी रोटियां सेक रही है, ऐसी ही कुछ परिस्थितियां बनी हुई है राजनीतिक परिदृश्य में वर्तमान के। देवदत्त जी, देखिए, जिस तरह से राजनीतिक दल एक तरह से और नेता एक तरह से मानसिक विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। कितने जरूरी बुनियादी मुद्दे हैं जो आम जन को प्रभावित करते, समाज को प्रभावित करते, प्रदेश और देश को प्रभावित करते, उन पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है किसने क्या कहा, किसने कहाँ फोटो लगाई, कुछ दिन में कहेंगे किसने कहाँ छींका, किसने कहाँ क्या किया। क्या है ये सबसे, जो जैसा करेगा वो जाने। अपन देखते हैं कि गणेश जी और काली जी की प्रतिमा रखते हैं और फिर जहाँ सीवेज का पानी मिलता है उस तालाब में विसर्जित कर देते हैं लोग। ये जो भाव जब तक अंदर से आपके नहीं रहेंगे, जैसे कोई के अंदर किसी के प्रति श्रद्धा है तो फिर वो स्वाभाविक है कि उसको ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जब दिखावे के लिए चीजें होती हैं कि हम ऐसे हैं, हम इनको मानते हैं, कितने लोग संतों को घर बुलाते हैं तो उनके चरण धो के शरण रज लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो संतों को धके आके वो कर देते हैं। तो ये भाव किसके अंदर है, कहाँ बिठाल रहे हो आप, वहां आसन लगाई जाती है कि आप नीचे बिठाल रहे हैं। तो ये जो है ना, केवल पाखंड की राजनीति जो जिसको कहते हैं वो दौर है। कितने संघर्षशील मुद्दों का जरूरत है देश में, कितनी स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी विकराल हो गई है, शिक्षा की स्थिति कितनी बदतर है, बेरोजगार कितने दर दर की ठोकरें खा रहे डिग्री लिए। कहाँ तुम लगे हो इन फोटो में, कहाँ लगे? वो लगाए थे उनने, खूब चौराहे बनाए थे मायावती ने, अम्बेडकर के बड़े बड़े पार्क, हाथी पार्क, चौराहे, और गरीबों का, दलितों का तो कुछ किया नहीं उद्धार। खुद सोने की और 1,000 नोट की गड्डी बर्थडे पे पहन दी थी। तो क्या होगा, उन्होंने यदि चौराहे बना दिए, खूब हाथी पार्क बना लिए, खूब अम्बेडकर की माला जपी, केवल वोट लिए और खुद को महिमा मंडित किया, हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ वो भरा, और गरीब बेचारा वो दलित वहीं कमा रहा। तो ये राजनीतिक पाखंडों से सबको बचना चाहिए। हर आदमी को सोच अपना विस्तृत खिड़की खुली रखना चाहिए दिमाग की, कौन क्या कह रहा है। बहुत सारे ऐसे चरित्र देश में हो जो किसी की फोटो नीचे लगाने से नहीं प्रभावित हो रहा है, वो अमिट छाप है, उनकी विचारों की छाप है। तो उनके जो मार्ग बताए हैं वो हमेशा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे समाज का, उस पे जो चले। अपने यहाँ एक बड़ा वो है कि रामायण को मानेंगे, गीता को मानेंगे, पूजा घर में रखेंगे, जय करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जो कहा गया है उसकी एक बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो ये पाखंड ही तो है, आडंबर तो ही है कि आप
मतलब बड़ा विचित्र सिनेरियो बन रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा। केवल और केवल जैसे वो मेकअप का जमाना है ना, मेकअप किया अपना बस, और 4 छींटे पड़ते हैं, असली चेहरा सामने आ जाता। तो जब भी आप ये करो, देख लो आप सबकी कि क्या भाव है, किसके, कौन क्या करता है, कितने, अब क्या हम जानते हैं। राजनीतिक अनुज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने देखा है राजनीति को बहुत करीब से कि उनकी कथनी और कथनी में कितना भेद रहता है। अब वो तो अपन कहें तो अभी वो, मुझे लगता है कि आज भी बहुत समाज परेशान है अभी, कि उसकी बेरोजगार बच्चों की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में लाइन लगी, बड़े अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, लोगों की गिरवी रखवा रही है सोना चांदी खेती। तो इस पे ध्यान दो, रोजगार पे ध्यान दो, और भी सारी चीजें हैं। समाज में कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितने लोग सामूहिक आत्महत्या, परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और कैसे लोग मर्डर कर रहे हैं। नशा में देखो तो आप, गली गली नशा बिक रहा है, हॉस्टलों में, कॉलेजों में। बहुत सारे काम करने के लिए, यदि आपकी इच्छा शक्ति है कि हमें कुछ करना है, और यदि खाली फोकट की वोट चाहिए है, तो बस कभी धर्म की, कभी जाति की ये राजनीति करो और अपना काम निकालो। लेकिन स्थायित्व तो ये नहीं है। आप इसके लिए हम सब नहीं आए हैं, ना पत्रकार न नेता। हम आए सब समाज में उनकी कमियों को दूर करने के लिए। हम ऐसा कुछ काम कर सकें जिसमें लोगों को राहत मिले। तो इससे क्या राहत, इससे क्या लेना देना, फोटो लगी न लगी, वो तो उन्हीं का चरित्र उजागर हो गया जो लगाए हैं, कि उनकी श्रद्धा है, भाव क्या है, कि किसको वो ज्यादा मानते, किसको कम मानते। तो ये कुल मिलाकर नहीं, अगर राजनीतिक श्रद्धा पाखंड भाव है। है तो फिर आपके बिहेवियर में होगा वो, फिर आपको तस्वीर लेकर ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम इन्हें मानते हैं या हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में है, जैसा कि रमेश जी ने भी कहा कि उनकी कई बातों पर अमल नहीं किया जाएगा, या उन्होंने जो कहा था उस समय जातिगत जनगणना के विरोध में थे, कई ऐसी बातें थी, बड़े मुद्दे जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं, वो उसके विरोध में थे। लेकिन काम, राजनीति, सब चीजें अब उसी पर हो रही है, उसी पर ही। और रमेश जी, जनता को भी तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, कि देवदत्त जी ने कहा कि कई मुद्दे हैं, रोजगार, महंगाई, जो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो फिलहाल बनी हुई है, जिन पर चर्चा हो सकती है, कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन नहीं, किसी की भी तस्वीर, किसी का भी नाम, सियासत सिर्फ इसी पे हो रही है। लोकसभा चुनाव भी हमने देखा तो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, जो कर दिया गया था कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। कहीं ये चर्चा नहीं हुई कि जनता से जुड़ा मुद्दा क्या है जिस पर बात हो सकती है, सरकार बनी तो इस पर आगे हम काम करेंगे या इसको बेहतर किया जा सकता है। ये कहीं नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय राजनीति अगर आप देखें तो केवल हवा हवाई और नारों पर, और जो नैरेटिव सेट किया जाता है वहां तक सीमित होकर के रह गई। राष्ट्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए वो बातें बहुत कम होती हैं। आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं, राजनीति अब इस पर कोई चर्चा नहीं करती। ये केवल धुंध फैलाने की चर्चा। ये कहा जाता है कि यदि आपका सत्य, आपको हमेशा सत्य का आचरण करना है, अगर सत्य कमजोर हो तो आपको तथ्य पर आना है, और अगर तथ्य कमजोर हो तो आपको तर्क पर आना है। यानी एक ट्रुथ है तो उसके बाद फिर फैक्ट्स है, फैक्ट्स के बाद आर्गुमेंट है। और फिर कहा है किसी होशियार व्यक्ति ने कि यदि आपके पास सत्य भी कमजोर है, तथ्य भी कमजोर है, तर्क भी कमजोर है, तो इतनी धुंध फैला दीजिए कि कुछ साफ ना दिखे। तो ठीक उसी प्रकार राजनीतिक धुंध ऐसी फैलाई जा रही है कि लोगों के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं, अब आने वाली चुनौतियां आप देख लीजिए। वैसे ही भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है, आने वाले समय में इंसान का काम मशीनें करने वाली हैं। अब टीवी पर एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगे, रोबोट ऑपरेशन करने लगे, हार्ट का ऑपरेशन। ऐसी स्थिति में हमारे नौजवानों को आगे चल करके रोजगार की दृष्टि में, आजीविका की दृष्टि में कौन सा नया रास्ता अपनाना है। हम उसी चीज पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरीके से समय की अगर यात्रा चल रही है तो समाज की यात्रा भी होनी चाहिए आने वाले समय में। तो राजनीति, ये जो आने वाले देश के सामने चुनौतियां क्या है, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां, हमने पिछले दिनों देखा भी
वो जॉर्ज सोरेश की खबरें बाकायदा लीक हुई हैं, मीडिया में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां बाकायदा ये षड्यंत्र कर रही हैं कि भारत में अशांति फैला करके इनकी प्रगति कैसे अवरुद्ध की जाए। उन चुनौतियों से आप किस तरीके से निपटे, पीढ़ी की चुनौतियों से। देवदत्त जी ने इतनी बढ़िया बात कही, समाज में अपराध बढ़ रहा है, रोज खबर आ रही है कोई पति पत्नी और ये वो सड़क चलते लूट डकैतियां हो रही हैं। ये जो अपराध, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी हर राज्य के सामने समस्या है, आर्थिक उपार्जन की समस्या है। हर सरकार घाटे में चल रही है। इसके अलावा रेवड़ी बांटने की राजनीति अलग चल रही है। तो किस प्रकार ये आगे चल करके ये कर्जे की सीमा कहाँ रुकेगी। आज की खबर आपने देखा होगा तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिरी है खूब सारी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों पर राजनीति की बात होनी चाहिए, बजाय इसकी किसने नाम के आगे किसी ने जी नहीं लगाया तो किसी ने फोटो नीचे रख लिया। मुझे एक बात बताइए, ये तो अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं या नेहरू जी हैं और सारे जी हैं। राम के जी के मामले में लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली, सीधा सीधा राम तेरी गंगा मैली, वहां कोई अपमान नहीं होता। सम्मान शब्दों से नहीं, सम्मान भावना से होता है। अगर किसी की भावना अच्छी है उसका हमको आदर करना चाहिए। शब्द एकाध कम पड़ गया ज्यादा पड़ गया इससे फर्क क्या पड़ता है। तो कहने का अर्थ जो है, इन सारी चीजों को ये हवा हवाई एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के बजाय राजनीति को ठोस धरातल पर आना चाहिए। देश और समाज के सामने, युवाओं के सामने, आज हम दुनिया में सबसे बड़े युवा जनसंख्या वाले देश हैं। 27-28% युवाओं की हमारी जनसंख्या दुनिया में कहीं नहीं है। ये स्किल का उपयोग हम कैसे करें, इसको कहीं ना कहीं कैसे पुरुषार्थी पराक्रमी उसकी प्रज्ञा, उसकी दक्षता, उसकी प्रतिभा का उपयोग करके राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, इन सारी दिशाओं पर आम होना चाहिए। ना कि ये व्यक्ति के बाद जी नहीं लगाई और कैसा कैसा बोल दिया, इस तरह की बातें ठीक नहीं है जी। लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में देवदत्त जी, राजनीति तो इसी से सध रही है कि अमित शाह ने वहां पर कहा तो विपक्ष ने झटक लिया मुद्दा, उस पर लंबे कई दिनों तक यही चलता रहा। कई मार्च निकाले गए, इसके विरोध में इस्तीफे तक की भी मांग उठी। अब मध्य प्रदेश में ही हमने पिछले दिनों देखा था, मार्च निकाला गया तो जीतू पटवारी ने अपने घुटने पर तस्वीर रख ली तो उस पर भी विवाद हो गया। अब जैसे तैसे करके कांग्रेस संविधान बचाओ पद यात्रा के तहत अपनी खोई जमीन वापस करने की कोशिश में जुटी हुई है, एक कदम आगे बढ़ रही है। तो फिर ये मुद्दा बीजेपी ने झटक लिया, तो क्या जीतू पटवारी फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं या कांग्रेस अंबेडकरवादी को लेकर? देखिए, जिस तरह से 27 तारीख को जय भीम जय बापू जय संविधान की रैली महू में कांग्रेस करने जा रही है, तो उसको सतर्क सावधान रहना था हर मुद्दे पे। कि खासकर अंबेडकर के मुद्दे पे तो रहनी था कि भाई ये पैर के यहाँ फोटो ना रखो, फोटो नीचे ना लगाओ। तो ये यदि आप लूज बॉल करोगे तो सामने वाला तो चौका छक्का मारने बैठे ही है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में वातावरण बनाया जा रहा है गृह मंत्री के बयान को लेकर, तो पार्टी बचाव की मुद्दा रहेगी और आक्रामक होगी। तो यही है कि ये और कभी होता तो इतना ध्यान नहीं, बहुत दिनों से फोटो लगी हुई। लेकिन जब आप गलती करोगे और ऐसे ज्वलंत जरफरात मुद्दे पे कि जब आप पूरे कांग्रेस आ रही है महू, और तब आपको तो उनको सिर पे लेके जैसे कलश रख के घूमते ना, ऐसे अंबेडकर की मूर्ति लेके घूमना चाहिए। तो वो जो आपने शुरू में बात कही अभी कि अब मुद्दों पे नहीं, अब तो शॉर्टकट रास्ता है कि हमें थोक में वोट किस पे मिलते हैं, या तो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर। पहले राजनीतिक व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होते थे, वो इसके लिए नहीं कि हम जीत जाएं, हम कुछ बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, कुछ और बन जाएं। वही जयप्रकाश नारायण ने कभी न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री, वो चाहते तो सब कुछ बन जाते। लेकिन उस समय मुद्दों पर बात होती थी और उसी के लिए लड़ते मरते थे। अनशन कर रहे तो बैठ गए अपने दरी बिछा के, तो अनशन कर रहे हैं। ये नहीं कि कौन देख रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा है। अब दौर बदल गया है, जो शॉर्टकट का रास्ता नेताओं ने अपनाया है। अब तो और भी ज्यादा शॉर्टकट की, चुनाव के एक दिन पहले किसी मुद्दे पे ऐसी हवा दो, बल्कि प्रायोजित घटनाक्रम बनाए जाते हैं। मैं कई बार लोकल स्तर पे, चुनाव स्तर में देखता हूँ, कोई को खुद ही मार के अपनी पट्टी बांध के आ जाए घूमने के, हमने पिटवा दिया है, वोट दे दो। भिखारियों से गई बीती स्थिति हो गई नेताओं की। हमें कैसे, एक उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण ये था कि उसने विधानसभा के चुनाव अपने भाई का मर्डर करवा दिया,
और उस सहानुभूति वोट पाने के लिए कि चुनाव जीतने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्तर गिरता जा रहा है। इतनी जीत की चाहत, इतनी लालच के जैसे यही सब कुछ है, जीत ही सब कुछ है, पूरा जीवन इसी के लिए पैदा हुए हैं। तो जब इस तरह की भावना आ जाएगी तब ये सब चीजें होंगी कि इसको भड़काओ, उसको मनाओ, इसको करो, पैसा बांटो, शराब बांटो, यही सब। चुनाव कैसे जीतना है, कैसे सामने वाले की कमीज को हम गंदा करें, अपनी सफेद दिखाएं, इसी में लगे रहते। वो चमक धमक तो अलग होती है, जो अंदर से सत्य तत्व जो अंदर होता है कि आपकी भावना सही है, आप सही करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के भरोसे ही नहीं है आजकल। तो खैर बहुत दिखावा करते हैं नेता लोग, पूजा पाठ, कहीं भी जाएंगे गंगा पूजन तो फोटो डालेंगे, कहीं दर्शन करने जाएंगे तो फोटो डालेंगे, मंदिर में जाएंगे, घर में पूजा करेंगे तो फोटो सोशल मीडिया पर डालेंगे। लेकिन अंदर क्या है इसके लिए जरूरत नहीं थी। कितने हमारे साधु संत हिमालय की कंदराओं में वर्षों तपस्या कर रहे हैं, वो कभी फोटो नहीं डालते। उनकी अलग, उनकी वाणी में तेज होता है, उनके चेहरे में तेज होता है, क्योंकि वो राग द्वेष भय या प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो जो समाज को प्रिय हो, देश को प्रिय हो या पार्टी के लिए प्रिय हो, वो ऐसी बात करने वाले लोग हैं। लेकिन अब तो यही चलेगा, अब तो और मुझे लगता है कितनी गिरावट आएगी। कैसे कैसे देखो आप इंदौर में कैसा उसको, ये सोचा नहीं एक मिनट कि घर के सामने उसको नंगा कर रहे हैं, महिलाओं के सामने। इनकी आत्मा कहाँ मर गई थी कि मतलब एक बच्चे को, युवा बच्चा है, उसको वहां नंगा कर रहे हैं। ये तो पूरी राजनीति नंगी होती जा रही है। अब तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि वो पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे मुझे कई बार आते हैं ध्यान में कि ये मुद्दा ये बना सकते हैं कि इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हम इनके कारण पिट गए, हम इनके कारण ये हो गए, हम जलील हो गए, हमारे ये हो गया। एक वो सहानुभूति बटोरने की, गरीब दीनहीन बनने की एक नई परंपरा। अरे आप तो अच्छे तेजस्वी रहो, कहो कि हम कुछ नहीं, हम ना कोई मेरे पास समस्या है, ना कोई अभाव है। जब तुम खुद ही अभावग्रस्त रहोगे तो जनता को क्या अभाव से दूर करोगे? आप तो ये कहो कि हमारे पास सब कुछ है, बताओ आपको क्या करना है। लेकिन नहीं, एक वोट आजादी के बाद बनी थी कि समस्या समाधान होगी वोट से, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकार बनेगी। लेकिन अब वोट समस्या हो गई है देश में कि वोट के कारण ये सब गिरावट हो रही है। वोट ऐसी समस्या हो गई कि हमें वोट चाहिए, बस कैसे भी चाहिए। कैसे पहले ही नैरेटिव माहौल बना दिया जाएगा। और वही लोकसभा चुनाव में रमेश जी हमने देखा था कि संविधान को लेकर इस तरह का माहौल बनाया गया था और निश्चित ही इसका फायदा हुआ था। और कांग्रेस को यही लगा कि ये जो मुद्दा है वो आगे भी काम करेगा, इसीलिए तमाम तरह की रैलियां उसके पक्ष में निकाली जा रही है। संविधान बचाओ पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली जाएगी। लेकिन जिस तरह से देवदत्त जी ने भी कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां, सिनेरियो है तो फूक फूक कर कांग्रेस को यहाँ पर कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही वो इस में घिरती आई है कि जब अंबेडकर जी थे तब उनका अपमान किया कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू जी ने किया, उनको चुनाव हरवाया, उनके खिलाफ कैंपेनिंग की, और उसके बाद ये परिस्थितियां। तो निश्चित ही खोई हुई जमीन अपने को वापस पानी है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा अगर बचना है इन सब चीजों से। बिल्कुल आपने ठीक कही। 1952 में जो चुनाव अंबेडकर जी के सचिव को कांग्रेस ने तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था और इस तरीके से हराया। फिर उपचुनाव दूसरा 1954 वाला था, उसमें भी कांग्रेस ने उनको हराया। कुल मिलाकर के कांग्रेस के प्रयासों से वो संसद सदस्य नहीं बन पाए थे। ये एक स्थिति। मोटे तौर पर अंबेडकर जी को अगर राष्ट्रव्यापी स्वरूप का श्रेय किसी एक को दिया जा सकता है तो वो काशीराम जी को दिया जा सकता है, बहुजन समाज पार्टी का। उनके पहले आप अगर देखें, अंबेडकर जी ने जो एक राजनीतिक दल बनाया था वो भी महाराष्ट्र के क्षेत्र विशेष तक सीमित था। तो आगे चल करके बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर जी को कहीं ना कहीं, ये जो वंचित समाज है जिसको हम दलित समाज कहते हैं, उसका उन्होंने नेता बनाया और अब हर राजनीतिक दल उसी एक काम पर लगा हुआ है। तो मोटे तौर पर इस समय ये बिल्कुल देवदत्त जी ने सही बात कही कि राजनीतिक दलों को केवल वोट की और सरकार की चिंता रह गई है, उनको राष्ट्र की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। तो अब उसमें केवल नारे लगाएं। और फिर अगर आप देखें चुनाव के समय जो आपने संविधान बचाओ की बात कही, चुनाव के समय कांग्रेस हमेशा ऐसे ही नारे, एक बार उनका नारा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हो गई क्या? एक चुनाव में नारा था कि इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ, ये 1980 में था। एक में नारा था कि जात पर ना पांत पर और मोहर लगेगी हाथ पर,
तो उसके बाद भी आप जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नारे दे करके जनता को प्रभावित करना और वोट लेना, ये राजनीति रही है और राजनीति अब इसी पर बहुत ज्यादा सिमटती चली जा रही है। तो मोटे तौर पर ये झगड़ा अभी चलेगा। ये जो बिल्कुल हवाई जो बातें हैं ये चलेगा। जिस तरीके से राजनीति में गिरावट आ रही है, तो मुझसे अभी इसमें और गिरावट आप देखेंगे। जो हमने कई वाक्य देखे एक दूसरे के प्रति, उस प्रकार मुद्दे भी अपन हवाई देखेंगे। राजनीति में अभी और गिरावट आने वाली है। निश्चित ये देखने वाली बात होगी कि इसका अंजाम क्या होगा, इस राजनीति का भी, और ये जो सिनेरियो भी बना हुआ है तस्वीर पर तकरार, इसका भी अंजाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीर पर तकरार हो रही है, सियासी घमासान मचा हुआ है, एक बार फिर जीतू पटवारी पर बीजेपी हमलावर है। इस स्थिति में कि सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन बताने की होड़ तो लंबे समय से चली ही आ रही है, लेकिन ये फिर अब देखने वाली बात होगी कि इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल बाखबर में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।